फ्रेंड्स नमस्कार। आज स्टार्ट करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक का 2019 में जो पेपर आया था उसके मैथ्स का। लेकिन आप ये ना सोचें कि ये खाली पॉलिटेक्निक लेवल तक ही है। जब आप इन क्वेश्चनों को करते हैं और बहुत अच्छी तरह करते हैं तो आप कहीं का भी पेपर उठाइएगा, वो सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। किसी भी कोई सा भी टेस्ट का उठाइएगा, जब मैं इन पेपरों को कर रहा हूं तो देखिएगा वही क्वेश्चन उसी पैटर्न पे इधर उधर रिपीट होते हैं हर जगह। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा और 2015, 16, 17, 18 ये सारे पेपर कर लें, उसका 2019 का करें। ऐसे तो देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि रवि 3/4 काम करता है 12 दिन में, तो आधा काम कितने दिन में करेगा? आप सोचें, बस सोचने की जरूरत है कि आप आधा काम 4 दिन में करते हो तो पूरा काम कितने दिन में करोगे? 8 दिन में। सोचने वाली बात है। यदि किसी चीज का आधा काम आप 4 दिन में करें तो पूरा काम 100% 8 दिन में करेंगे। यदि पूरा काम कहें कि पूरा काम 10 दिन में किया जाता है तो आधा काम आप कितने दिन में करेंगे? आधा काम 5 दिन में ही तो करेंगे भाई। 10 दिन में पूरा काम तो आधा काम 5 दिन में। तो आपने करा क्या? आधा काम आपने करा 10 दिन में। तो पूरा काम करने के लिए आपने क्या करा? 10 इंटू इसके उल्टे का गुणा कर दिया। नहीं, आधा काम 10 दिन में तो पूरा काम आपने क्या करा? उल्टा। कितने दिन आ गए? 20 दिन। यदि आधा काम 10 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 20 दिन में। और यदि पूरा काम 20 दिन में हो रहा है तो आधा निकालना है, कम निकालना है तो सीधे गुणा। इसी प्रकार यदि 3/4 काम कर रहा है 12 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ज्यादा दिन में करेगा। और ज्यादा दिन में करने के लिए ध्यान दीजिएगा, 12 इंटू 4/3 इसके उल्टे का गुणा कर दिया। 3 चौक 12, पूरा काम कितने दिन में हो गया? 16 दिन में। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे करना है कि 3/4 काम 12 दिन में तो एक काम कितने दिन में होगा? 4/3 का गुणा कर दो। आपको समझना भी चाहिए कि एक काम ज्यादा दिन में होगा। और ज्यादा कब होगा? जब अंश बड़ा हो और हर कैसा हो? छोटा हो। यदि कभी गलती हो भी रही हो तो। अब 16 दिन में लगते हैं एक काम में, तो आधे काम में कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। आधे काम में आधे दिन। बिल्कुल बात क्लियर है। देखो, एक काम 16 दिन में तो आधा काम 8 दिन में, आधे का गुणा कर दिया। लेकिन जब कम काम दे रखा हो दिन में और ज्यादा पूछे तो उल्टा करके गुणा कर दो। यदि आपसे कभी भी कहे पेपर में 2/3 काम 12 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में होगा? आपको दिखाई दे रहा है 2/3, ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा है क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से छोटा है। तो जब पूरा काम निकालना होगा तो 12 इंटू उल्टा गुणा कर दिया 3/2। 2 से 6 बार और 6 तियां 18 दिन। और यदि एक काम दे रखा हो 34 दिन में, अब आधा पूछे, एक का दे रखा है उससे कम का पूछ रहे हैं तो सीधे 1/2 का गुणा करेंगे। 2 से 17 दिन। मैंने क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था लेकिन मैंने उसमें काफी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है घनमूल क्यूब रूट है ये, और 72.9 अपॉन 0.4096 क्यूब रूट है। 3 है यहां पर क्यूब रूट। तो अब इसे हल करने के लिए कह रहा है। देखिएगा हल करने का तरीका। पहले इन पॉइंटों के झंझट को हटाओ। ये पॉइंट यहां से हटा, ये पॉइंट यहां से हटा। यहां 1 के बाद पॉइंट था और यहां कितने के बाद है? 4 के बाद। तो 3 जीरो ऊपर बढ़ेंगे। यहां 1 के बाद था, यहां 4 के बाद, तो 1 के बाद तो हट जाएगा तो कितने बचे? 3 फालतू बचे, तो 3 जीरो ऊपर बढ़ गई। अब देखिएगा इसका घनमूल कैसे लेंगे। इसके फैक्टर करिए आप। 9 नम 81, 81 नमा 729, 729 हो गए। एक है कि 10 गुणा 10 गुणा 10। नीचे फैक्टर करिए, नीचे क्या होंगे? इसके फैक्टर क्या होते हैं? 40, 96 किसका होता है? अब आपके समझ में नहीं आ रहा किसका क्यूब होता है। आपने सिंपल सा देखा कि 20 का क्यूब कितना होता है? 20 का क्यूब
20 का क्यूब करने का तरीका देखिएगा। 20 का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे 8 खाली क्यूब है, 3 बार गुणा होगा तो 3 जीरो आएंगे। 8 यार तो इससे बहुत बड़ा हो गया। 15 का क्यूब करके देखा, अब देखिए टेक्निक देखिएगा। 15 का क्यूब क्या आएगा? 15 15 225, फिर 15 का जब आप गुणा करेंगे 15 75, 7 हासिल 37, 3 हासिल 33, 3375। 3375 से ज्यादा है कि नहीं है ये बताओ आप? 3375 से ज्यादा है कि नहीं है? अब बस घनमूल लेने के बहुत तरीके होते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं घनमूल के डायरेक्ट टेक्निक सिखाऊंगा कि इसका घनमूल डायरेक्ट कैसे निकाल लिया जाता है। अब यहां पर देखिएगा, इसका मतलब ये 15 से बड़ा होगा और 20 से छोटा। तो अब देखिए किसका क्यूब करें? 15 6 का, देखिए 6 का क्यूब कितना होता है? अंत में 6 आता है। 6 की कितनी आती? तो ये कितने का क्यूब है? ये 16 का क्यूब है। आपने कहा कैसे? 6 का स्क्वायर करा, 6 छिंग 36, लास्ट में 6, फिर 6 का करेंगे तो कितना आएगा? 6 छिंग 36, 6 आ जाएगा। आपने कहा 17 क्यों नहीं सोच रहे? 17 इसलिए नहीं सोचे, 7 49, 49 7 63 नहीं आएगा। इस प्रकार के देख लिया। या आपने कहा 18 क्यों नहीं आएगा? 8 64 और 8 64 और 8 चौक 32, 2 आएगा इकाई का अंक। तो ये कुछ नहीं हो सकता। तो कितना होगा इसका? 16 गुणा 16 गुणा 16। और घनमूल में से 3 में से एक बाहर निकलता है 9, इसका 10 और नीचे 16। कटराए 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, 45/8, 8 पंजे 40, 5 बचे, 8 छिंग 48, 2 बचे, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। इसका आंसर है 5.62। हर पेपर में ऑप्शन आगे पीछे लिखे होते हैं तो आप अपना देख के लिख लीजिएगा। पहले का 8 और दूसरे का 5.62। अगला क्या कहता है? इससे अगला वो क्या कहना चाहता है? यदि इसके घनमूल की टेक्निक सीखनी है तो अगली वीडियो आएगी, उसमें आप घनमूल लेना मैं आपको सिखाऊंगा। घनमूल वर्गमूल कैसे डायरेक्ट, फैक्टर भी नहीं करने पड़ते हैं, डायरेक्ट ही देख के पता चल जाते हैं किसका क्या होगा। तो देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन कहता है, यह है x की पावर log y माइनस log z इंटू वाई की पावर log z माइनस log x इंटू z की पावर log x माइनस log y। यही है log x माइनस log y, बिल्कुल सही है, यही है। ये किसके बराबर होगा? इसका मान क्या आएगा? आप इसको कुछ भी मान लीजिए। आपने इसे कैपिटल X मान लिया, लॉग लिया, दोनों ओर क्या लेने पर? लॉग लेने पर। और यह बात ध्यान रखिएगा कि लॉग ABC हो तो इसे हम log A प्लस log B प्लस log C लिख सकते हैं। जब इस पूरे के बाहर log आएगा, log क्या आएगा? देखिए लिख के दिखा रहा हूं आपको, या तो आप फटाफट उतार लिया log z इंटू वाई की पावर log z माइनस log x इंटू जेड की पावर log x माइनस log y। अब ध्यान दीजिएगा, log क्या आएगा? ये a, ये b और ये c। तो log a प्लस log ये पूरा b है, y की पावर log z माइनस log x प्लस log z की पावर log x माइनस log y। अब log में पावर आगे आ जाती है। यदि log a की पावर m लिखा है तो m log a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? m log। तो ये पूरी पावर आ जाएगी log y माइनस log z इंटू log x। कोई तकलीफ? फिर इसमें भी पावर आ आएगी log z माइनस log x। जब आप इसे देख लोगे ना तो आप ऑब्जेक्टिव करोगे। फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिखाता हूं, log x माइनस log y और ये log z। अब इसका इसमें गुणा होगा अंदर, ये क्या हो जाएगा? log x इंटू log y प्लस का, और यहां पे देखो log x इंटू log y जब गुणा करेंगे
माइनस का। यहां पे देखो इसका इसमें गुणा करेंगे log z, log x किसका आएगा माइनस का, और यहां पे देखो log z और log x कहां पर है, log z log x किसका आएगा प्लस का। तो जब गुणा करेंगे अंदर सब में तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कितना आएगा 0। बिल्कुल ध्यान से देखना, लेकिन ये किसके बराबर है, log x के बराबर। ये तो x हमने माना था, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की, इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने इसको क्या माना है x, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, और ये किसकी आ रही है log x की। इसको log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान कितना होता है 0, और ये log x, अब log से log हट गया, x बराबर 1, हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, ये किसके बराबर था x के, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 1। इसका आंसर है, मेरे पास जो बुकलेट आई हुई है ओरिजिनल पेपर है, इसमें बी आंसर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब आपने कहा देखिए चक्रीय क्रम में, चक्रीय क्रम क्या बोलते हैं, देखिएगा जब x है तो y में से z घट रहा है, y है तो z में से x घट रहा है, जब z है तो x में से y घट रहा है। इसको कभी भी log लेके जब हल करेंगे हम, जब ये आगे आएगा ये भी आगे आएगा, ये log जैसे ये लिखा है मैंने, ये आगे आ गया, देख लो ये आ रहा है, तो ये कट जाते हैं हमेशा, कितना आता है 0, और इधर हमने log ले लिया है, और 0 किसकी वैल्यू होती है log 1 की, log से log हट जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आया हुआ है घातांक का, चौथा क्वेश्चन कहता है 2 की पावर x बराबर 5 की पावर y, चौथा 2 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 10 की घात माइनस z। कहता है इसका मान बताओ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछना चाह रहा है। जरा गौर करिएगा, यदि इसमें हम कुछ ले लें इसी प्रकार से, क्या कहा मैंने, ऐसे क्वेश्चनों को करते समय बराबर में कांस्टेंट ले लेना चाहिए। और पिछले पेपरों में मैंने बताया था कि जब घात का पक्षांतर होता है तो घात पलट आती है, तो यहां से देखो 2 बराबर आ जाएगा k की पावर 1/x पक्षांतर। इसी प्रकार 5 बराबर कितना आ जाएगा k की पावर 1/y, जब इसको बराबर लेंगे तो, और यहां कितना आ जाएगा 10 बराबर k की पावर -1/z। अब ये 10 है, 10 k की पावर -1/z है, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और 2 किसका मान है k की पावर 1/x, 5 का मान क्या है k की पावर 1/y, k की पावर -1/z। गुणा में जब आधार एक से होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, ये घातांक का नियम है, k की पावर 1/x प्लस 1/y, और जब आधार एक से दोनों तरफ तो घात भी कैसी होंगी, बराबर 1/x प्लस 1/y है, 1/y बराबर -1/z। इसको इधर ले आई, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। ध्यान देने की बात है, मैंने कुछ नहीं करा है, बिल्कुल सिस्टम, ये कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से। अगला देखिए, अगला क्या कहता है आपसे, 5वां क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त में ये स्पर्श रेखा दे रखी है, इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श जीवा है, और ये कोण दे रखा है, और इन सबों के नाम दे रखे हैं P, और इसको अभी आगे बढ़ाया गया है, ये Q, और ये दे रखा है 80 पूरा, और ये बिंदु है B, और ये A, और ये C, और ये बिंदु दे रखा है ABC बराबर 30 अंश। तो आपसे कहता है कोण AQC, इसका मान बताओ। देखिएगा पिर में होती है वृत्त की, लास्ट पिर में होती है वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई जीवा, और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। इसका मतलब ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। सिंपल सी बात ही आई। इसके बाद देखिएगा, तो देखिएगा अब इधर वाली स्पर्श रेखा ये जीवा,
इस जीवा के दोनों सिरे यहां मिल रहे हैं, तो ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80। अब ये सीधी रेखा कितने की होती है 180, तो ये कितना होता है 100। अब इस त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 100 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो ये कितना बचेगा 50। तो इसका आंसर आ गया 50 अंश। आपको मैं फिर याद दिलाता हूं, ये वृत्त और ये वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट, ये स्पर्श बिंदु पर खींची गई जीवा, जीवा होती है कॉर्ड। अब इसके द्वारा यदि इधर कोई कोण बनेगा, इस जीवा के द्वारा इधर बना स्पर्श रेखा, ये जीवा, ये बीच का ये जो कोण होता है, यदि थीटा है तो ये भी थीटा होता है। यदि फिर देखें आप, ये वृत्त, ये जीवा, ये स्पर्श रेखा, ये जीवा, अब ये भी जीवा है। अब इस जीवा के द्वारा मैं यहां बना रहा हूं, इस जीवा के दोनों सिरों को इधर मिलाया, तो ये वाला जो कोण होगा, यदि ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा। इस प्रमेय से ये करी गई है कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उस जीवा की एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है यदि दो गोलों के आयतनों में अनुपात जो है वो 1:8 है तो उनके वक्र पृष्ठों में अनुपात बताओ। इफ द रेशियो बिटवीन टू स्फीयर्स 1:8 देन यू फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस। मतलब ध्यान दीजिएगा, यदि V की बात करी जाए, गोले की बात करी जाए, छठा क्वेश्चन है πr3। गोले का आयतन किस पर निर्भर करता है? त्रिज्या के क्यूब पर, त्रिज्या के क्यूब पर। यदि त्रिज्या दुगनी होगी तो आयतन 8 गुना होगा। अब कहता है दो गोले हैं, उनके आयतनों में अनुपात, यदि आयतन में अनुपात 1:8 है तो त्रिज्या में 1:2 होगा। यदि आपकी समझ में नहीं आया तो मैं ये लिख देता हूं V1/V2। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, रेशियो दे रखा है, इससे कट गया, ये 1/8 है, R1³/R2 का क्यूब। घनमूल लेना है, क्यूब रूट लेना है, तो एक को तो आप कितनी बार भी लिख लो, लेकिन हम तो 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब रूट लेना है। 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, और जब भी क्यूब रूट लेते हैं तो 1 ले लेते हैं, R1/R2 बराबर 1/2, 3 में से 1। इसीलिए मैं कह रहा हूं कभी भी आयतनों में अनुपात दे रखा हो, आप ये देखो कि जो भी चीज है उसमें निर्भर किस पे करता है? गोले में निर्भर बात करती है त्रिज्या के क्यूब पर। यदि आयतन में अनुपात दे रखा है तो क्यूब रूट ले लो। एक त्रिज्या में भी बोल देता कि त्रिज्या में 1 और 2 का अनुपात है तो आयतन में कितना होगा, तो आयतन निकालने के लिए त्रिज्या का क्यूब करो, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। यदि वो बोल दे कि त्रिज्या में अनुपात 1 और 3 का है, 1:3 है, तो उनके आयतनों में अनुपात बताओ, तो 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27, 1:27। इसी प्रकार जब आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे तो ये लिखोगे नहीं, आप क्या करोगे कि यदि गोले में के आयतन में अनुपात 1:8 है तो त्रिज्या में 1:2 होगा। फिर देखोगे उसका पृष्ठ, उसके पृष्ठ में क्या आता है 4πr²। जब हम रेशियो देते हैं तो ये कांस्टेंट तो कटे आते हैं, तो त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर कर रहा है। यदि त्रिज्या में 1:2 है तो वक्र पृष्ठ में कितना का होगा, वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। मतलब इतना लंबा आपको करना नहीं पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस, इसने क्या इसमें पूछा है, वक्र पृष्ठों में कर्व्ड सरफेस, पहले का बटे कर्व्ड सरफेस दूसरे का 4πr1² बटे 4πr2²। अब क्या करना है, R1/R2 क्या करना है स्क्वायर, तो 1/4 आ गया। अब ये लिखने में तो इतना समय लगा, सोचने में 5 सेकंड नहीं लगे कि जब आयतनों में अनुपात दे रखा है तो त्रिज्या में निकालना है तो घनमूल लेना पड़ेगा। 1 का घनमूल 1 और 8 का घनमूल 2। अब वक्र पृष्ठों में पूछा है, वक्र पृष्ठ किस पर निर्भर करते हैं, त्रिज्या के वर्ग पर। जब 1:2 आ गया, अब पृष्ठ में निकालना है, वर्ग पर है, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 आ गया 1:4। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
सातवां क्वेश्चन, वाई की पावर 2/3 माइनस 2y की पावर 1/3 बराबर 15। एक तो इसको पूरा करने का तरीका होगा, और एक स्टूडेंट ऐसा है कहता मैं तो सर डायरेक्ट सोच सकता हूं। तो आप देखिए मैं दोनों तरीके आपको सिखाऊंगा। आपने कहा पहले करने से पहले आप डायरेक्ट तरीके ही सिखाइए। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को करते समय एक विशेषता होती है। यदि घनमूल दिखाई दे रहा है तो ऐसी संख्या सोचनी चाहिए जिसका क्यूब रूट निकल जाए। क्या 9 का घनमूल निकल जाएगा आप पर? कोई पूर्णांक होगा 9 का नहीं निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा। ऐसा नहीं है घनमूल नहीं निकलेगा, लेकिन आपको 15 लाना है। यदि पॉइंटों में आ रहा है तो आप कैसे आ जाएगा? हमें कैसी संख्या चाहिए निकलने के बाद? पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए? पूर्णांक। तो हमें सोचना पड़ेगा किसका घनमूल आप जानते हो, उसमें से देखेंगे ऑप्शन में से। जैसे 27 है, 27 का घनमूल 3 होता है, 3 3 होती है 27, 1 3 आ जाएगा। मतलब मान लो आपका ऐसी संख्या है जिसका घनमूल, अब इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं देखिएगा आप। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 25 27, 125 माइनस 27, 25 माइनस 27 और 27 और माइनस 125। अब देखना टेक्निक देखिएगा, सुपर टेक्निक का इस्तेमाल। अब इसमें से मैं ये ए आंसर है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 50% तो देखते ही गायब हो जाएगा। भाई इसका घनमूल क्या आप जानते हो? 25 का आप वर्गमूल जानते हो, इसका घनमूल नहीं जानते, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब 25 इसमें भी है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहां पर आइए, क्या 125 का घनमूल जानते हो? 5 होता है, 5 25 5 125 होता है। 27 का जानते हो? 3 3 9 3 27, दोनों में से कोई सा भी हो सकती है। अब आपने पहले 125 ला के देखा, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? y की घात 1/3 की घात वर्ग। घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होता है। जब 1/3 में 2 का गुणा होगा 2/3 आ जाएगा। और इसका मतलब तो आप जान ही रहे हो, मतलब हम जब वैल्यू लगाएं तो इधर लगाने के बाद में कितनी आनी चाहिए? 15। और हमने लगाया 125। 125 का घनमूल कितना आएगा यहां पर? 5, और 5 का वर्ग 25, 5 का 25 सही बोलना पड़ेगा। माइनस 2 इंटू वाई, 125 का घनमूल है, कितना आएगा? 5। 25 में से 10 गए, 15 आ रहा है। मिल रहा है आंसर? ये आ रहा है। अब माइनस का 27 लगाया, अब माइनस 27 का घनमूल क्या आएगा? देखो माइनस 27 है, इसको -3 इंटू -3 इंटू -3 लिख लें। अरे 27 का तो 3 3 होती है, 27 हो गया। तीनों में माइनस लगा लिया, माइनस का माइनस में होगा प्लस, और फिर प्लस का माइनस में होगा माइनस। बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब -27 का घनमूल कितना आएगा? -3। तो अब लगाया हमने -3, क्योंकि हम समझ गए इसका घनमूल। अब घनमूल -3 लगाया, अब -3 का स्क्वायर, ध्यान से देखते रहना। -2 इंटू -3 कितना आ गया? 3 3 9, और 3 दूनी 6 प्लस के 6, 9 6 कितने होते हैं? 15, और इधर कितने? 15। इसका मतलब 100% आंसर ये है। ये तो डायरेक्ट सोचने का तरीका हुआ, बिना मेहनत के डायरेक्ट सोचना। कि आपने ये देख लिया y की घात 2/3 है, तो y की घात 1/3 का ये स्क्वायर है। यदि आप ऐसे नहीं लगा पा रहे, आपने कहा देखिए जब आप नहीं सीखना चाहोगे तो नहीं लगाओगे, और कोशिश करोगे तो जरूर सीखोगे। आपने कहा नहीं हम तो वैसे ही करना चाह रहे हैं, जरा साधारण तरीका इसका क्या होता है। तो मैंने कहा देखिएगा, लिखने के तरीके, एक एक तरीके पे ध्यान दीजिएगा। ये y की घात 1/3 का स्क्वायर है, माइनस ये 2y की घात 1/3 है, बराबर 15 है। y की घात 1/3 को मैंने p मान लिया। जब इसको p माना तो p स्क्वायर हो गया, ये 2p हो गया, और 15 को इधर -15। शायद आपने फैक्टर सीखे हो, 5 3 15 होते हैं। p स्क्वायर लो मैं लिख दे रहा हूं, यदि आप थोड़ा सीखोगे तो अच्छा रहेगा। p कॉमन p -5, 3 कॉमन p -5 बराबर 0, p -5 कॉमन p +3। आप यहां पे भी बचत कर सकते थे। जब ऐसी संख्या आ जाए तो इसका गुणनफल कहते हो, इसकी आधी घात है, गुणनखंड में सिखाया जाता है। इसकी आधी घात ये रही p, तो इन दोनों का गुणनफल कैसा है? माइनस का। तो एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। 5 3 15, और 5 में 3 गए 2, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब यहां कौन सा चिन्ह है? माइनस का,
तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, छोटी प्लस की होगी, तो p माइनस 5 और p प्लस 3 डायरेक्ट इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। एक बार इसको 0 करा लिया, p माइनस 5 बराबर 0, p बराबर 5। आपको इस लाइन के बाद में सीधे यहां आ जाएंगे। अब p की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, y की घात 1/3 बराबर 5। जब घात इधर से इधर जाएगी तो क्या होगा, पलट जाएगी। आपने यही सीखा है। 3 में 1 का भाग करेंगे 3 ही आएगा, और 5 के 3 कितना होता है, 125। इसी प्रकार p प्लस 3 बराबर 0, p बराबर -3। ये y की घात 1/3 है, -3। y बराबर -3 की घात 3/1। और माइनस की घात जब विषम होती है तो माइनस आता है, मतलब माइनस की घात ऑड होगी तो माइनस आएगा, और इवन होगी तो प्लस आएगा। और 3 की घात 3 कितना होता है, 27। आंसर आ गया, देख लो, माइनस के 27 और 125। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये 7वां था, अब आ गए हम 8वें पर। कहता है यदि किसी घन की भुजा 6 है तो घन का विकर्ण, घन का डायगोनल क्या होता है क्यूब का, x√3। यदि उसकी भुजा 6 है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, 6√3। डायरेक्ट 8वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्या कहता है, निम्नलिखित आंकड़े दे रखे हैं। देखिए क्या आंकड़े दे रखे हैं, 25, यह क्वेश्चन नंबर 9, 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 29, 20, 32। कहता है इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालते समय सर्वप्रथम पद मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। अब देखिए लिखने का तरीका, सबसे छोटा इसमें दिखाई दे रहा है 20, टिक लगाते आएंगे पेपर में, 20, 20 के बाद 22, छूट जाएगा तो लिख लेंगे हम 23, 25, 26, टिक मार दिया, 26 के बाद आता है 29, 29 के बाद आएगा 31, 32, 34 और 35। गिनूंगा जरूर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब माध्यिका निकालते समय डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। फॉर्मूले आपने सीखे, पिछले पेपर में मैंने एक एक बात लिखी थी। जब भी सम हो तो ये लिखा था मैंने, यदि आप n/2 वे पद का मान, जब भी ये नंबर गिनती में इवन हो, सम हो, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान बटे 2। n/2 कुल कितने थे, 10, 10 में 2 का भाग करेंगे 5, 5वां पद 1 2 3 4 5 26, 5 और 1 छठा, 26 का छठा पद कौन सा हुआ, 29 बटे 2। इन दोनों जोड़िए 5 और 1 हासिल 5 बटे 2, 27.5। अब ये कौन लिखेगा, पागल थोड़ी हो रहे हैं। जब भी सम हो, 4 इधर से छोड़ो, 4 इधर से छोड़ो, बीच के 2 आएंगे। जब भी सम होंगे तो बीच में 2 आते हैं, और जब भी विषम हो खाली ये होता 20, 25, 28, 30, 35, मान लो ये होते। अब मैं कहूं माध्यिका निकालो तो इसमें कितने, 5, 2 इधर के छोड़ो, 2 इधर के छोड़ो, 1 आएगा। ये पद आ गया, जो कहते हैं 28 इसकी माध्यिका होगी। और जब भी सम हो तो बीच के 2 लो, जितने इधर छोड़ रहे हो उतने इधर छोड़ रहे हो, 2 बचेंगे बीच में जरूर, उन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग कर दो सीधे। ये मत सब, ये सब प्रपंच में मत पढ़ो, क्योंकि सेकंड 9 में काम करना है, सेकंड 9 पेपर सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखें आप, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां कहता है कि लॉग का दे रखा है। लॉग का क्या है, लॉग बेस में 5 1/125, लॉग a बटे b होता है लॉग a माइनस लॉग b, पता होना चाहिए। लॉग a अपॉन b, बेस x लिखा हुआ है मान लिया, तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग a बेस x प्लस लॉग b बेस x। ये प्रॉपर्टी है, लेकिन लॉग a अपॉन b
और बेस में x हो तो लिखेंगे log a माइनस log b और बेस में x। इसी प्रकार मैंने लिखा, ये बेस है, log a बटे log b है, log a 1 बेस जो कहते हो माइनस log b ये नीचे चला। अब देखना log 1 बेस कुछ भी हो इसकी वैल्यू 0 होती है। log बेस 5 है, इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं। log में पावर आगे आती है, लिखते आ रहा हूं, सारी प्रॉपर्टी लिखता हूं। log a की पावर m हो तो log की प्रॉपर्टी होती है m log a लिखते हैं, पावर आगे आ जाती है तो ये 3 आगे आ जाएगा, माइनस का 3 log 5 बेस 5 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। जब आप ज्यादा ध्यान से पढ़ लोगे तो आप सेकंडों में कहोगे log a करूंगा तो log 1 का मान 0 हटा दो, माइनस log b आएगा, माइनस का log 125 आएगा और 5 का क्यूब होता है, जब 5 का क्यूब होता है 3 आगे आ जाएगा, माइनस का 3 आगे हो चुका आगे और log 5 बेस 5 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। log a बेस a हो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, जितना यहां हो उतना यहां है तो उसकी वैल्यू 1 होगी निश्चित। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 के बाद 11 बड़ा सिंपल सा दे रखा है, tan 15 का मान निकालो, ये 2 माइनस रूट 3 होता है। यदि आपकी इच्छा करे सिद्ध करने की, याद होने चाहिए आपको, tan 75 का पेपर में आ जाए, ये तो यहां क्वेश्चन हो गया, tan 75 का आ जाए तो इसका 2 प्लस रूट 3 होता है। निकालना आप जानते हो, tan 15 का निकालना है tan 60 माइनस 45 और tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो। tan 75 का निकालना है तो 45 tan 45 प्लस 30 tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा। लेकिन आपको याद होने चाहिए सब मान। ये मेरी ट्रिग्नोमेट्री की जब मैंने पढ़ाई है उसमें यूट्यूब पे आप देखना चैनल पे, उसमें मैंने सबके लिखे हुए हैं इसीलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी त्रिभुज, ये 12वां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 मतलब उनकी भुजाओं में, उनकी साइड्स में जो रेशियो है वो 3:4 ये है, तो मतलब भुजा क्या हुए 3 के 4 के और 5 के। कांस्टेंट हटाते हैं, वो अनुपात हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं। कहता है उसका परिमाप कितना है 144, तो क्षेत्रफल बताओ। आप जरा ध्यान दें, परिमाप होता क्या है, पेरीमीटर, सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तो इनको जोड़ा 5 के 4 के 9 के 9 और 3 12 के, 12 के बराबर 144 और के बराबर 12 का भाग कर दो, 12 आ गया। तो के का मान यहां लाओगे, पहली भुजा कितनी आ गई 36, दूसरी कितनी आ गई 12 चौक 48 और तीसरी कितनी आ गई 12 पंजे 60। ये 3 भुजाएं आ गई। अब कहना क्या चाहता है वो आपसे, कहता है कि उनका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल जब 3 भुजाएं मालूम हो तो हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। एस बराबर होता है तीनों भुजाओं को जोड़ो और 2 का भाग कर दो। अब तीनों भुजाएं जोड़ कितना दे रखा है 144, 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो लगाया मैंने 72 में से पहली भुजा घटाई 36, 72 में से 48 घटाए 24 और 72 में से 60 घटाए 12। अब इसके ऐसे फैक्टर करूंगा जो कि मैं जल्दी कर लूं, तो 24 3 72 होते हैं, यदि आप जानते हो तो। आपने 24 ही क्यों ढूंढा आपने, क्योंकि एक 24 यहां दिखाई दे रहा है। 36 को लिखा 12 गुणा 3, 12 3 36, ये 24 ज्यों का त्यों और ये 12 ज्यों का त्यों। 2 24 में से एक 24 बाहर, 2 12 में से एक 12 बाहर और 2 3 में से एक 3 बाहर। 12 चौक 48 का 8, 4 हासिल, 12 दूनी 24 और 4 28 इंटू 3, 8 3 24 का 2 हासिल, 26 का 6 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। इस वाले पेपर में डी दे रखा है। तो आपको ये मतलब समझने, ये मतलब है क्या, किसका मतलब क्या होता है। अगली बात देखिएगा,
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 13वां क्वेश्चन कह रहा है 5, 3, 0.5, 4.5, A 8.5, 9.5 का माध्य 7 है। तो ए का मान बताओ। माध्य होता क्या है? जितने पद दे रखे हैं, मीन होता क्या है भाई? तो मतलब समझे, जिसने पहले नहीं भी पढ़ रखा हो वो भी ध्यान से सुने। मैं सारी थ्योरी इसलिए साथ साथ बोल रहा हूं, इसीलिए पेपर में इतना वक्त लग जा रहा है थोड़ा। यदि सब लोगों को पढ़े के हिसाब से बनाऊं और तो फिर मैं डायरेक्ट टेक्निक बताऊंगा कि इसका ये होना चाहिए। आप जरा ये सोचें, माध्य क्या होता है? माध्य होता है सभी का योग, जितनी है बटे जितनी संख्या उसका भाग। तो मैंने बड़ी हिंदी साफ बोली। माध्य क्या होता है? इन सबों का योग। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का तो भाग और इन 7 का योग। अब जोड़ने की अपनी अपनी टेक्निक। 8.5 और 98 10, 10 98 98, 10 और 1 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26 और 5 31 प्लस ए, क्योंकि ए मत जोड़ देना, ये तो ऐसे जोड़ेगा प्लस ए। आगे क्या कहता है? और इसका मान कितना दे रखा है? माध्य का 7, 7 7 49, 31 प्लस ए और ए बराबर 18। टाइम नहीं लगेगा यदि दिमाग काम कर रहा है फर्स्ट क्लास तो। ये नहीं कि लिखत पढ़त में लग गए। 18 देखें आंसर दे रखा नहीं देखा? हाँ, इसका ए आंसर है। अगला क्या कहता है? अगला कहता है 14, 3,5 और -4,2 से होकर जाने वाली रेखा। एक बच्चा ऐसा है कि इन दो बिंदुओं से निकाल रहा है, ये x1 y1 और ये x2 y2। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा क्या होती है? y माइनस y1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y -5 बराबर -3 बटे -7 और x -3, माइनस से माइनस कट गया। 7y - 35 बराबर 3x - 9। और सबको एक तरफ कर लो, इधर ले गए सबको। 3x - 7y, इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेंगे? 26 बराबर 0। इसका आंसर इसमें पहला दे रखा है। अब इसी में सोचने वाली बात है। देखो भाई, मुझे टाइम इसलिए लग रहा है कि उसी क्वेश्चन को इस तरीके से कर दो, उसी क्वेश्चन को उस तरीके से कर दो, उसी क्वेश्चन को उस तरीके से कर दो। और इतना करने के बाद भी मुझे 1.5 घंटा, 1.25 घंटा लगता है, जबकि बार बार समझाता हूं, लेक्चर देता हूं, सब कुछ करता हूं। तो आपके लिए पेपर 40 मिनट और 50 मिनट से ज्यादा का नहीं होता। जो मुझसे पढ़े हुए उनके लिए वास्तव में पेपर 40 मिनट से ज्यादा का होता नहीं है। और आपको मिलते हैं कम से कम, क्योंकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर के लिए कहता हूं 1 घंटा, कि 1 घंटा मिलना, 1 घंटे में करना चाहिए। और मैथ के पेपर में यदि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है तो 2 घंटा होना चाहिए। 2 घंटे में 1.5 घंटा तो पेपर के लिए और आधा घंटा होना चाहिए जिससे कि आप उस OMR सीट को भरो। सबसे मेन काम तो वही है। पेपर पूरा सॉल्व कर लिया और OMR सीट भर ही नहीं पाए तो सिलेक्शन कहां से हो जाएगा? फिर कुछ मतलब नहीं है। तो आगे देखिएगा, इसी क्वेश्चन को करने का तरीका बच्चा और भी सोच सकता है। उसने कहा सर आपने बताया था जिस बिंदु से जाती है वो बिंदु से क्या करेगा? संतुष्ट। हमने लगाना शुरू कर दिया पहले ऑप्शन से। ये नहीं कि एक को लगाया छोड़ दिया, जिसको पहला संतुष्ट करे उसी को दूसरे को भी करा के देखो, दोनों करने चाहिए तो भी आंसर आ जाएगा। अगला क्या कहता है? 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में कहता है 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 90 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बरामदा है। देखिएगा, ये पहले भी आ चुका है। 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े, इसके चारों ओर 90 मीटर का ये बरामदा है। 90 का बरामदा है। अब क्या कहता है? तो बरामदे की चौड़ाई बताओ। ये चौड़ाई बताओ कितनी होगी? आप विचार करें, x मान ली लंबाई, जितनी इधर है उतनी इधर बढ़ेगी, जितनी चौड़ाई में इधर बढ़ेगी उतनी इधर बढ़ेगी। अब जरा विचार करिएगा, ये रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, जो बरामदे का होगा, इस बाहर वाले में से यदि अंदर वाले को घटाऊं तो आ जाना चाहिए। लेकिन अब मैं यदि करना शुरू कर दूं, आप कहोगे ये लंबाई हो गई 15 + 2x, x इधर और x इधर, ऐसी ये x ऊपर और x नीचे, 12 ये 12 + 2x। आप कहोगे इसके क्षेत्रफल में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, यही आता है।
तब x का मान निकालो। बीत जाएंगे सारे क्रम। हम देखेंगे ऑप्शन से, उसने पहला दिया 2। यदि आप विचार करें 2 इधर और 2 इधर हो, 2 नीचे हो 2 ऊपर हो, तो ये कितनी हो जाएगी? 15 और 4 19, और ये 12, 2 ऊपर और 2 नीचे, 12 और 4 16। ये तो पूरे का एरिया आ गया। -15 इंटू 12। अब देखना 16 नम्मा 144, और 14 से 16 कम 16 और 14 30, माइनस 15 12 180 होते हैं। ये कितना आ गया? 124 का 124 है। इसका मतलब 2 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होना चाहिए? 2 से कम। अगला ऑप्शन देखिए, 1 है, 2.5 वाला हट गया, 2.5 वाला नहीं हो सकता। अब क्या बचा? 1 या 1.5, 1 या 1.5। यदि 1 सोचें तो 1 इधर बढ़ेगा, 1 इधर, 15 और 2 कितने हैं? 17। 12 में 1 इधर बढ़ेगा, 1 इधर, 12 और 2 14, माइनस 180 करना, अंदर वाला तो 180 है। अब देखा 14 7 98, 14 कम 14 और 9, 14 9 23, 180। ये तो सिर्फ 58 बच रहा है, बहुत कम हो गया। इसका मतलब 1 से ज्यादा आंसर है, और किससे कम है? 2 से कम है। तो इसका मतलब कौन सा लास्ट बचा? चौथा 1.5। तो आंसर कौन सा होगा? 1.5। नहीं तो आप 1.5 लगा के भी चेक कर सकती हो। किसी में लास्ट में ऑप्शन दे रखा है, किसी में पहले दे रखा है, लेकिन फिर भी इसमें टाइम नहीं लगना। और यदि आपको पूरा करने की इच्छा करे तो आप घर पे इसे सॉल्व करते रहना। मैंने भी समझाया था। इसको हल करोगे, द्विघात समीकरण बनेगी, हल करोगे, टाइम लगाओगे बहुत। तो मैंने इसलिए आपको टेक्निक बताई। अगला, फॉर्मूले कोई नहीं याद करने कि ये दे रखा हो तो ये याद कर लो, ये दे रखा हो तो वो याद कर लो, वो दे रखा हो तो वो याद कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, वो याद कर लो, टीचर को याद करने दो, रटते रहें। जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होते ऐसे करने से, कहीं सिलेक्शन नहीं होता जो रट्टा पुट्टी करते हैं। टेक्निक सीखिए कि हमें किस तरीके से पकड़ना है क्वेश्चन को, समझ में क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 16वें क्वेश्चन में कहता है कि √3x -2 बराबर 2√3 + 4। तो कहता है x का मान बताओ। भैया पहले तो काम करो, √3x को इधर रहने दो, इस -2 को इधर ले जाऊंगा। देखना ये क्या, ये करनी है क्या? इसमें स्क्वायर रूट वगैरह कुछ लगा हुआ है? नहीं। तो बिना स्क्वायर रूट वाला बिना स्क्वायर रूट में जुड़ेगा। तो कितना आएगा? 2√3 प्लस -2 को इधर लाएंगे, प्लस के 2, और 2 और 4 कितने होते हैं? 6। बिल्कुल बात क्लियर। अब x की वैल्यू निकालनी है। ये यहां गुणा में, जब गुणा का पक्षांतर होता है तो क्या होता है? भाग। यदि आपकी खोपड़ी बहुत तेज चलती हो, जानते हो, तो √3 में ऊपर ले सकता हूं कॉमन। यदि आप देखो ऑप्शन भी क्या देखें, बिल्कुल मैं कहूं तो मैं पूरा 2√3 कॉमन ले सकता हूं। अब यहां कितना बचेगा? 1। यहां कितना बचेगा? यहां सोचने की बात होती है। अब हमें 6 लाना है, ये हमने कॉमन लिया, √3 बचेगा, क्योंकि 2√3 का √3 में गुणा होगा, √3 का √3 में 3, और 3 दूनी 6। बिल्कुल सही है, √3। इससे ये कट गया, ये आंसर आ गया। आपने कहा इतना हम ना सोच पाए तो, ना सोच पाए तो क्या करें? मैंने कहा बिल्कुल परेशान क्यों होने, परेशान मत होना। बस पेपर परेशान होने के लिए नहीं होता, पेपर माइंड फ्रेश करने के लिए होता है कि बिल्कुल फ्री माइंड जा रहे हैं। नीचे से कर नीचे हटाना है, ऊपर भी √3 का गुणा, नीचे भी √3 का गुणा। अब √3 का गुणा करो, जब इसका इसमें गुणा होगा तो √3 का √3 में 3, और 3 दूनी 6। इसमें गुणा होगा √3 का √3 6 में 6 √3 बटे 3, √3 का √3 में 3। ये पता होना चाहिए। ऊपर क्या कॉमन है? 6 तो कॉमन है। अब 3 से कितना कटेगा? ये कॉमन बाहर, 3 दूनी 6। गुणा में होता है तो बाहर कट जाता है। तो कितना आ गया? 2 1 प्लस, जैसे आपकी समझ में आए। मैंने दोनों तरीके कर दिए। 17वां क्वेश्चन कहता है यदि द्विघात समीकरण के मूल, पहला मूल ये रहा, ध्यान से, और दूसरा मूल ये रहा, तो कहता है समीकरण ज्ञात करो।
आपको पता हो भाई, जिसने पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, मैं आपको जो पेपर करा रहा हूं उसको आप पूरे कर लो, दो जबरदस्त। अब आप याद कर लो, कभी मूल दे रखे हो और द्विघात समीकरण बनाना हो, पेपर में आ जाए, तो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। अभी मान लो 3 और 4 दे रखा होता और कहता समीकरण बनाओ, मूल ये दे रखे होते, तो आप तुरंत बोलते एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3 माइनस के 7x और फिर 4 3 12। बस यहां पे क्या कलाकारी कर दिया, रूट में दे दिया, वो भी कोई बड़ा काम नहीं है। देखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स योग 4 प्लस रूट 7/2, 4 माइनस रूट 7/2 प्लस 4 प्लस रूट 7/2 इंटू 4 माइनस रूट 7/2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दो लघुत्तम, रूट 7 से रूट 7 कट गए, 4 और 4 8 और 2 का भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, रूट 7 का वर्ग 7 बटे नीचे आ गया 2 दूनी 4 और 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए 9 बटे 4, 4 का पूरे में गुणा कर दो, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 बराबर 0 आ गया। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है इस पेपर के हिसाब से इसमें है सी आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है 18 75 अंश का कोटि पूरक। कोटि पूरक क्या होता है, जिन कोणों का योगफल 90 अंश होता है उसे कोटि पूरक कहते हैं। 75 का कोटि पूरक पूछ रहा है तो 90 में से 75 घटा दो, 15 अंश। मतलब उसका सीधे कहने का मतलब 75 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए। यदि कहता कि 75 का संपूरक बताओ तब हम 180 में से घटाते, 180 में 75 गए 105। तो आपको पता होना चाहिए जिन कोणों का योगफल 90 अंश होता है उसे कोटि पूरक और जिनका योगफल 180 अंश होता है उसे संपूरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला आ गए हम 19वें पर। 19वां क्वेश्चन कहता है 19, ये वृत्त दे रखा है, इसकी ये स्पर्श रेखा दे रखी है और ये सी और ये डी, ये ई, ये मिला हुआ है और ये ए, ये बी और ये कोण दे रखा है 75 अंश। देखिए आपसे क्या पूछा है, यदि आपने पीछे भी ऐसे क्वेश्चन आया था भी, ये वाला कोण पूछा है, देख लिए वही फिर में स्पर्श रेखा और ये स्पर्श जीवा, इन दोनों के बीच का कोण इस कोण के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये 75 तो ये भी कितना होगा 75, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये 55 दे रखा है यहां पर, सॉरी 75 होगा तो 75 और यदि 55 दे रखा है तो 55, मतलब जो कोण होगा वो। अगला 20वां कहता है log 14/15 log 3/25 log 7/9। तो कहता है का मान है इसका मान। अब देखिएगा जब लॉग माइनस में होते हैं वो बटे में आते हैं और प्लस में होते तो सब गुणा में आते। तो देखना log 14/15 लिखा, अब ये माइनस में तो बटे में आएगा, बटे का मतलब पलट दो 25/3, ये भी माइनस में है, आगे देख लो माइनस तो पलट दो और यदि प्लस में होता तो सीधे सीधे गुणा होता, 14/15 गुणा 3/25 गुणा 7/9। अब देखिएगा 7 दूनी 14, 3 तियां 9, 5 तियां 15, 5 25, 3 से 3 कट गया, log 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है। अगला क्वेश्चन आ गए हम 21वें क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, देखिएगा अनुपात कोणों का कितना है, 1:5:12, तो सबसे बड़ा कोण बताओ। देखिएगा अब देखिए सोचने की बात है, आप लिखत पढ़त आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा मैं बार बार डायरेक्ट पे आना चाह रहा हूं, लेकिन जब मैं अभी ऑनलाइन जब क्लास लूंगा तब आप देखिएगा हर क्वेश्चन को, इन्हीं पेपरों को फिर आप
यदि कभी कहेंगे तो इन्हीं पेपरों में सब क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की सोचिएगा, लेकिन इन पेपर को अच्छी तरह करिए आप। 21वां क्वेश्चन है 1:5:12 है, तो इसमें सबसे बड़ा कोण पूछा है। जो सबसे बड़ा अनुपात होगा वो सबसे बड़ा कोण होगा। और इसमें कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं मानने, हम तो सीधे करेंगे। 12 और 5 17 और 1 18 अनुपात का तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 1 अनुपात का कितना मान होगा? 1 अनुपात का 18 का भाग कर दो 10। आपको सबसे बड़ा कोण चाहिए तो 12 में 1 अनुपात का मान 10 है, तो 12 अनुपात का कितना होगा? 12 × 10 120। सिंपल था। सबसे छोटा पूछा तो 1 ही अनुपात है तो उसका मान 10 होगा। अगला क्वेश्चन 22वां कहता है कि यदि x + 1/x बराबर √3 है, x + 1/√x बराबर 1/x बराबर √3 है, तो x³ + 1/x³ का मान बताओ। भाई इतना होता ना आपको। अब आपको या तो डायरेक्ट आपको बताओ, क्या आपने क्या बताओ? x + 1/x का होल क्यूब होता है x³ + 1/x³ + 3ab और a + b, यदि आप ये फॉर्मूला जानते हो तो। और x + 1/x का मान कितना? √3 और इसकी पावर कितनी है? 3। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इस x से x कट गया 3 और x + 1/x की वैल्यू कितनी है? √3। जब इसका क्यूब करेंगे 3 बार गुणा होगा, √3 का √3 में गुणा होगा 3 आ जाएगा और एक बार √3 और आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब √3 की पावर 3 है तो √3 √3 √3 √3 का √3 हुआ 3 और √3 ये बचा हुआ है। और ये कितना आ गया? x³ + 1/x³ + 3√3। जब इसको इधर लाऊंगा तो 3√3 से 3√3 कट जाएगा। x³ + 1/x³ कितना आ गया? बराबर 0। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है कि 23वां 5√5 × 5 की पावर 3 भागित 5 की पावर -3/2 बराबर 5 की पावर a + 2। अब आपको बोर्ड मास अच्छी तरह, पिछले पेपर में भी आया था बोर्ड मास, मैंने वहां भी समझाया था। यहां ब्रैकेट नहीं है, OF ऑफ नहीं है, डिवाइड है, भाग। तो पहले हम इसको कैसे बदलेंगे देखना। 5√5 × 5 की घात 3। गुणा को एक लाइन में यदि आप समझना चाहो, गुणा को जब भाग में करेंगे तो बटे में आएगा, और जब बटे में ही आ जाएगा तो ऊपर लाएंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। इसीलिए हम जब पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट बताते हैं कि ये भाग को गुणा में बदल रहे हो, भाग को गुणा में बदल रहे हो, फिर भी ऊपर लिखना चाह रहे हो तो दोनों चिन्ह ही हटा दो, भाग को गुणा लिख दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब देखिएगा गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, और ये 1.5 है और ये आधी है। अंडरवुड का मतलब आधी, 1.5 और आधी 2, 2 और 3 5 और एक इसकी 6, तो 5 की कितनी हो गई? 6। डायरेक्ट जोड़ना है हमें। 5 की पावर a + 2, आधार बराबर है तो घातें बराबर होंगी। a बराबर कितना गया? 4। a का मान 4, इसमें c आंसर है इसका। अब आता है 24वां नंबर। 24वां क्या कहता है? 24वां क्वेश्चन कहता है कि cos 20, 24वां cos 20 cos 70 माइनस sin 20 sin 70। देखिए करने के कितने तरीके हैं आपके पास। एक तो आप cos का फॉर्मूला जानते हो, cos A cos B माइनस sin A sin B। क्या होता है? cos A + B फॉर्मूला होता है ये। cos 90 हो गया और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब आपने कहा और कोई तरीका? मैंने कहा है, इधर सब साइन में दिखाई दे रहे हैं तो इधर भी साइन में बदलो। अब साइन में बदलने का तरीका सिखा रहा हूं, ये बस सोचना कि थ्योरी हमने कब, जिन्होंने मुझसे पढ़ रखी है जानते हो, कोई बात नहीं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, जो चीज मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनो। जब भी कॉस को साइन में बदलना हो, चाहे साइन को कॉस में बदलना हो, 90 में से एक कोण घटा दो, 90 में से 20 गए 70, साइन 70 लिख दो। 90 में से 70 गए 20, कॉस को साइन लिख दो, हो गया 90 में 70 के 20। और ये ज्यों खाते हूं, और गुणा में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं होता।
आप 2 का 3 में गुणा करो तब भी 6 आएगा, 3 का 2 में करो तब भी 6 आएगा। गुणा में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गुणा में आगे पीछे ही तो है बस, साइन 20 साइन 70 साइन 20 साइन 70, तो इससे ये कट जाएगा, तब भी 0 ही आ गया। आपको जो अच्छा लगे उससे करिए। 25वां क्वेश्चन, 25वां क्या कहता है, tan 3a tan 2a और tan a। टेक्निक ध्यान रखिएगा, इसकी ट्रिक भी हो सकती है। डायरेक्ट टेक्निक मैंने आपको बताई है, क्या होती है, 3 tan कभी भी गुणा में हो और एक एंगल अन्य 2 एंगलों के योग के बराबर हो। tan 3 है तो 3a 2a और a के योग के बराबर होगा। 3 tan गुणा में हो और एक एंगल अन्य 2 एंगलों के योग के बराबर हो तो सबसे बड़ा एंगल प्लस में tan 3a, बाकी 2 माइनस में। आंसर डायरेक्ट। भले ऐसा देते पेपर में tan 5a इंटू tan 8a इंटू tan 3a, देख लीजिए दिखाई देगा आपकी आंखों को बड़ी तेजी से। 3 tan गुणा में है, सबसे बड़ा एंगल अन्य 2 एंगलों के योग के बराबर है, अन्य 2 एंगलों के योग के बराबर है, तो क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल तो प्लस में, बाकी 2 माइनस में। हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, 26वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन कहता है x a बराबर 4x प्लस 1/x। ये दे रखा है a बराबर 26 4x प्लस 1/x, तो कहता है a प्लस 1/a का मान बताओ। अरे आप जरा ध्यान दो, यदि लघुत्तम लें तो क्या आएगा, x 4x स्क्वायर प्लस 1, ये a का मान आ गया। तो 1/a क्या होगा, x बटे 4x स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को जोड़ना है, a प्लस 1/a, 4x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लिया, x और 4x स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कटा, इसका इसमें गुणा होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इससे घटा x स्क्वायर। अब गौर करिए आप बस इसमें से आंसरों पे, आपको एक भी आंसर नहीं दिखाया क्योंकि इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो 4 घात आएंगी और 4 घात क्या किसी में है, नहीं है, तो इसका मतलब इनमें क्या आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 27वां, 2 सरल रेखाएं 3x माइनस 2y बराबर 5 और 2x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0 एक दूसरे पर लंब है, लंब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो k का मान बताओ। यदि ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इसका प्रवणता क्या होगी, स्लोप क्या होगी, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, और ये 3/2 आ गया। और m2 क्या होगी, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। और यदि ये लंब है तो m1 गुणा m2 किसके बराबर होगा, -1 के। m1 की वैल्यू 3/2 माइनस 2/k बराबर -1। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई k बराबर 3। अब ये लिखने का इतना बड़ा तरीका, आप होते तेज तो आप टाइप करते तेजी में अपने, और तेज क्यों नहीं होगे, यदि मेहनत करिए तो बहुत तेज हो सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसकी प्रवणता, जब दोनों लंब हैं तो एक की प्रवणता दूसरे की उल्टी भी होगी, चिन्ह भी बदला हुआ होगा। इसकी प्रवणता -2/k, इसकी प्रवणता अभी आपने निकाले 3/2, बराबर करके -2/3 लिख दो, उल्टा कर दो और चिन्ह बदल दो डायरेक्ट, क्योंकि लंब रेखा की प्रवणता क्या होती है, -1 दी हुई रेखा की प्रवणता। कभी भी 2 रेखाएं लंब हो तो एक की प्रवणता यदि 5 है और दूसरे की k है तो इसकी 1/5 कर दो, बराबर इसकी रख दो, और यदि समांतर है तो यहीं बराबर कर देंगे, और लंब है तो ये कंडीशन होगी, और चिन्ह भी बदल देंगे, चिन्ह भी बदलेंगे। तो ये तरीका है, देखो डायरेक्ट आ गया, -2 से -2 कट गया, कैच गुणा k बराबर 3 आ गया। अगला, अगला क्या कहता है, अगला कहता है 26 का 27वां, 27वां कह रहा है, 27वां ही था ये, 28वां, यदि त्रिभुज की शीर्ष 4, 6, 2, -2 और 0, 2 हो
तो इसका केंद्रक बताओ। देखो हर पेपर में एक क्वेश्चन मिला है केंद्रक। कितनी सिंपल बात। केंद्रक क्या होता है? तीनों सिरों के भुजों को जोड़ो, 4 + 2 + 0 बटे 3, और ये 6 - 2 + 2 बटे 3, और ये कितना आ गया? 6 बटे 3, और ये 6 बटे 3 कितना आ गया? 2,2। ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, पीछे भी आ चुका है सही। अगला 29वां क्या कहता है? tan a + b बराबर √3 और cos a - b बराबर √3 बटे 2। तो a और b का मान बताओ। tan कितने पे √3 होता है? 60 पर। a + b बराबर 60। इसे गौर करें। cos कितने पर √3 बटे 2 होता है? cos कितने होता है? 30 पर। a - b बराबर 30 अंश। जोड़ा, b से b कट गया, 2a बराबर 90, a बराबर 45। a का मान 45 यहां लगा दो तो b का मान कितना आ जाएगा? 15। 30वां क्वेश्चन देखिए। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? रूट में 1 + sin x बटे 1 - sin x है। इसे सॉल्व करने के लिए कहता है कभी भी रूट में इस प्रकार से देते हैं तो इसी रूट को आगे बढ़ाओ, इसके विपरीत चिन्ह का अपोजिट साइन का ऊपर नीचे गुणा कर दो। अपोजिट साइन का, जब अपोजिट साइन का आपने गुणा करा तो ऊपर तो 1 से साइन आ गए, 1 से साइन आ गए तो ऊपर तो बन गया ये होल स्क्वायर, और नीचे a - b और a + b, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब थोड़ी खोपड़ी तेज काम कर रही हो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा? cos x, डायरेक्ट लिख रहा हूं, और ये 1 + sin x, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया। अब cos का इसके नीचे भाग करोगे तो ये sec x हो जाएगा, और इसके नीचे भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा? tan x। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 31वां कह रहा है, क्या कहता है कि a की घात 4 - 16x c की घात 4, a की घात 4 b की घात 4 - 16c की घात 4। कहता है इसके गुणनखंड करो। देखिएगा ये a² b² का स्क्वायर है कि नहीं? ये इसके ऊपर आया तब भी 4, इसके ऊपर आया तब भी 4, और ये 4c² का स्क्वायर है। a का वर्ग माइनस b का वर्ग एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। अब ये a² b² प्लस का तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन यहां फिर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ये ab का स्क्वायर है और ये 2c का स्क्वायर है, तो अगेन इसमें लग जाएगा। क्या लगेगा? एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। हो गया। इसका आंसर इस वाले पेपर में दे रखा है बी। अगला देखिएगा, अब आ गए 32। क्या कहता है 32 में? घनाभ का आयतन ये दे रखा है x³ - 7x + 6। तो कहता है तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा होगी, इसमें से सबसे लंबी भुजा। आप विचार करिए ये कितनी घात का है? 3 घात का। इसका मतलब इसके कितने मूल होंगे? 3। पक्की बात है 3 होंगे। 3 होंगे तो इसका मतलब इसके गुणनखंड कितने फैक्टर में आएंगे? 3 में आएंगे। इसके फैक्टर करना शुरू करो। इसमें x बराबर 1 लगाया, जब 1 लगाया तो देखना है संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1 - 7 + 6, 6 और 1 7 में से 7 गए 0। यही गुणनखंड प्रमेय होती है। गुणनखंड प्रमेय होती है यदि x बराबर a रखने पर व्यंजक का मान 0 हो जाए तो x - 1 दिए हुए व्यंजक का एक गुणनखंड होता है। अब इस x - 1 का इसमें भाग करना है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं किस प्रकार से करेंगे। x - 1 और x - 1 3 बार लिख लिया, जितनी घात हो उतनी बार लिख लिया। अब कितने का गुणा करें कि x³ आ जाए, ये देखना है पहले वाले में। तो x² का गुणा करा आपने, देखिए x³ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। हमने तो खाली इसको देख के लिखा था, इसमें गुणा करना हमारी मजबूरी है। x² का माइनस में गुणा करेंगे, माइनस का x²। यहां पे कितने x² है ही नहीं, तो ये माइनस का है, तो यदि प्लस का आ जाए x² तो कट जाएगा। तो x है यहां पर, प्लस के x का गुणा करा
एक्स का एक्स में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा, देख लो इससे कट जाएगा। अब मजबूरी इसमें गुणा करना, भाई मजबूरी है, एक्स का माइनस में गुणा करेंगे माइनस एक्स। अब यहां कितने माइनस एक्स हैं, माइनस के 7, और आए कितने हमारे पास 1, तो कितने माइनस एक्स और चाहिए, 6 और चाहिए। एक्स तो यहां पर है, माइनस के चाहिए तो माइनस 6 का गुणा कर लिया, माइनस के 6x, देख लो माइनस के 6 और माइनस का 1 माइनस के 7, और माइनस 6 का माइनस 1 में गुणा करेंगे प्लस का 6। अंतिम संख्या चिन्ह सहित मिल रही है, इसका मतलब हमारे गुणनखंड सही है, ये चेक करने के लिए लिखा था। इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 1। अब यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और इसके गुणनखंड करना आप जानते हो, गुणनफल माइनस का है तो एक प्लस की होगी और एक माइनस की। अब यहां कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी माइनस की, तो x माइनस 1, एक्स प्लस 3 दूनी 6, एक्स प्लस 3 और x माइनस 2। अब सोचिए आप, x में से 1 घट रहा है, x में से ये 2 घट रहा है, ये x में 3 जुड़ रहा है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, यही तो होगी। और यदि आपसे कहा जाए यही सोचना हो, उसने कहा सबसे बड़ी भुजा बताओ, तो सबसे बड़ी कौन सी आ गई, x प्लस 3। इसी क्वेश्चन में पेपर में पूछ ले कि सबसे छोटी भुजा बताओ, तो ये x में 3 जुड़ रहा है, ये x में से 1 घट रहा है, और ये x में से 2 घट रहा है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली। लेकिन यहां पे आंसर ये वाला है, सबसे बड़ी कौन सी होगी, x प्लस 3। इसका आंसर इसमें डी दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला आ गया 33वां कहता है, 33वां क्वेश्चन, 12x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, 18x की घात 4 वाई का स्क्वायर और जेड क्यूब, इसका लासा बताओ। देखिए लासा लेते समय यदि आप डायरेक्ट लेना चाहें, एलसीएम जिसे बोलते हैं, आप ये देखो पहले 12 और 18, छोटी से छोटी संख्या देखो जिसमें कि 12 का भी भाग चला जाए, 18 का भी चला जाए। ये तो बात निश्चित है कि 18 से वो बड़ी होगी, निश्चित बात। तो 12 का भाग भी 36 में ही चला जाएगा। अरे 18 तो नहीं 36 होते हैं, तो 12 का भाग देके देखा भाई, 18 के बाद 18 का बाद किस में भाग जाएगा, 36 में जाएगा, तो हमें 36 चेक करना चाहिए। 12 का जा रहा है, नहीं आ रहा, जा रहा है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 36, जिसका इन दोनों का भाग चला जाए। अब लासा ले रहे हैं, लासा में दोनों में बड़ी घात देखनी चाहिए। बड़ी कौन सी है, नीचे वाली, x की घात 4। इन दोनों में देखिए कौन सी बड़ी है, वाई क्यूब। इन दोनों में कौन सी बड़ी है, जेड की। आंसर टिक आ गया। ये डायरेक्ट तरीका आपने ना जी, हम तो करेंगे तो करो। 2 दूनी 4, 3 12, 3 बार x, 2 बार, 3 बार y, लगे रहो, जेड इंटू जेड। ये 3 3 9 दूनी 18, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, और जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब आपने इसका लासा लिया, आहा क्या मेहनत हो रही है साहब। ये 2 कॉमन, ये 3 कॉमन, जो कॉमन नहीं है वो भी आता है लासा में। 2 भी आ गया और 3 भी आ गया। एक x ये भी कॉमन, ये भी x कॉमन, जो नहीं है वो भी कॉमन आएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये y कॉमन, ये y कॉमन। अब ये y बचा, ये भी आएगा। ये z कॉमन, ये z कॉमन, और एक z ये रहा। कितना आ गया, 3 3 9 2 18 2 36, x की घात 4, वाई क्यूब, और ये जेड क्यूब। देख लो यही तो आ रहा है। अब एक इतना बड़ा कर रहा है बच्चा, एक ये कर रहा है। यदि थ्योरी क्लियर हो कि लासा होता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, छोटी से छोटी होनी चाहिए जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो जब भी हम लासा लेते हैं तो जब घात देखते हैं तो बड़ी से बड़ी लेते हैं, देखिएगा ध्यान देने वाले आते हैं। और जब मासा लेंगे, इसी का आपके पास आ जाए मासा, इसका मासा बताओ, महत्तम समापवर्तक। अब ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जिसका इसमें ही भाग चला जाए, इसमें ही चला जाए। 6 दूनी 12, 6 3 18, सबसे बड़ी यही है। इसके अलावा आप बता दो कोई है वो जिसका इन दोनों भाग चला है, नहीं जा रहा। अब इन दोनों में देखते हैं छोटी घात, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर। ये इसका मास आएगा। पूछा नहीं है पेपर में, मैं बताना चाह रहा हूं डायरेक्ट किस प्रकार से लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसीलिए मुझे पेपर में टाइम लगता है क्योंकि मैं उसके और तरीके बताने लगता हूं, और जब तरीके इतने बताने लगता हूं, लेक्चर देने लगता हूं, तब भी इतना टाइम लगता है। यदि डायरेक्ट सॉल्व करना हो, लाइव क्लास होगी, उसमें देखिएगा, कोई सा ही पेपर उठाइएगा, कैसे हम डायरेक्ट बात करेंगे, जैसे यहां कर रहे हैं। आगे देखते हैं 33 से 34 क्या है। 34वां कहता है, एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकंड में 36 किलोमीटर, 40 सेकंड में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल दे रखी है, चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करनी है एस, किसकी, रेलगाड़ी की। ये मीटर पर सेकंड, इस सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लें आपने। क्यों? क्योंकि सारे आंसर मीटर में। तो यदि हम किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं। अभी आप ये जो मैं थ्योरी वाला चैप्टर देखेंगे आप, उसमें मैं बताऊंगा क्यों करते हैं, क्या करते हैं। यहां पर आप डायरेक्ट देखिए, 18 दूनी 36, 10 मीटर, आप में से जानते भी होंगे 10 मीटर पर सेकंड आए। अब बात को ध्यान दीजिएगा, कोई ट्रेन चल रही है, जब ट्रेन चल रही है और खाली वो किसी पॉइंट को पार कर रही हो, तो जो लंबाई होगी वो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी लंबाई को पार कर रही है, तो देखिए यहां पे आई ट्रेन, नहीं पार करा, यहां आ गई, नहीं पार करा, यहां आ गई, नहीं पार करा, अब भी नहीं पार करा ट्रेन ने, अब भी नहीं पार करा, अब भी नहीं करा। जब इसका लास्ट वाला छोर इसके स्टार्टिंग वाले छोर पे मिलेगा, अब पार करा। तो ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन किसी बिंदु को, किसी पॉइंट को, किसी खंबे को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई, दूरी जो होती है उसकी खुद की लंबाई। तो देखिए क्या होता है, समय बराबर, उसने क्या कहा है, सिर्फ एक टेलीग्राफ पोस्ट है, कोई पॉइंट होगा, कोई पोस्ट की, तो क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना लग रहा है, 40 सेकंड। दूरी निकालनी है, रेलगाड़ी की लंबाई है दूरी का मतलब, और चाल कितनी है, 10। एस बराबर 400 मीटर। ये मात्रक पर विशेष ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आ गया डी। अब 35वें क्वेश्चन पे आ गए। क्या कहता है, 3x + 4y - 6 बराबर 0, 6x + 8y + 7 बराबर 0। कहता है के बीच की लंबवत दूरी निकालो। लंबवत दूरी, भाई साहब ये रेखाएं कभी भी होती हैं, समांतर होती हैं। इसमें लिखा भी होगा, इसमें लिखा भी होगा 2 समांतर रेखाएं। अब कैसे, इसकी प्रवणता -3/4 है, इसकी प्रवणता चेक करो आप, -6/8, 2 3 6 2 4 8, -3/4, दोनों की प्रवणता बराबर है। जब समांतर रेखाएं तो जिस रूप में ये, उसी रूप में इसको चेंज कर लो। या तो इसमें 2 का गुणा करो, x के गुणांक बराबर करो, y के गुणांक बराबर करो, या इसमें 2 का भाग करो। तो इसमें मैंने 2 का भाग कर दिया, आप चाहो तो 2 का भाग कर दो, और आपकी इच्छा करे तो 2 का गुणा कर देना, जो मन में आए। आपने 2 का भाग करा, 3x + 4y + 7/2 बराबर 0। अब रेखा ये हो गई और ये हो गई, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है C2 - C1, C2 - C1, C2 में से C1 घटाया बटे √x का वर्ग, इसीलिए बराबर कराता, नहीं तो इसमें x 3 दिखाई देता, इसमें 6 दिखाई देता, फंस जाते आप। x का वर्ग 3 का वर्ग + 4 का वर्ग। अब देखना ये माइनस माइनस क्या है, प्लस 6 दूनी 12 और 5, 12 और 7 सॉरी 19/2, और इसका आता है 5, बस के नीचे 1, पहली चौथी ऊपर, दूसरी तीसरी नीचे, 19/5 दूनी 10। यदि पॉइंटों में दे रखा, पॉइंटों में दे देंगे हम, तो 19/10 ही दे रखा है, 1 आई। ये हो गया 35वां क्वेश्चन। अब बात करेंगे आप 36वें की। अब क्वेश्चन आता है 36वां क्वेश्चन। क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 72 दिनों में करते हैं, बी और सी किसी उसी काम को 120 दिन में करते हैं, ए और सी उसी काम को 90 दिनों में करते हैं। अब आप इसका लासा निकालें, लघुत्तम, आप लोग निकालना जानते होंगे, इसका लघुत्तम आ जाएगा 360। अब हम इसकी क्षमता निकालेंगे, 72 का इसमें भाग करिए, 72 का 5 बार भाग जाएगा, मतलब ए + बी की क्षमता कितनी है, 5। 120 का इसमें भाग करिए, ये आएगा 3। 90 का इसमें भाग करिए, कितने आएगा, 4।
मतलब a प्लस सी की क्षमता 4 है। अब इन तीनों को जोड़िए, 2a प्लस बी प्लस सी, भाई दुगना a है, दुगना b है, दुगना c है, और ये क्षमता कितनी आ गई 5 और 3 8 और 4 12, मतलब a प्लस बी प्लस सी के दुगने की क्षमता 12 है। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी, कितनी होगी, 2 का भाग मत कर देना इसका, हाँ बिल्कुल क्षमता इसमें 2 का भाग हो जाएगा, क्योंकि क्षमता निकालनी है। दुगना a प्लस बी प्लस सी की 12 है, तो a प्लस बी प्लस सी की कितनी होगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि आधियां शक्ति होगी, तो यहां भाग करा तो कितनी होगी क्षमता 6। बिल्कुल बात क्लियर। अब हमें किसकी निकालनी है, हमें तो खाली a कितने दिनों में खत्म करता है। अब ये a प्लस बी प्लस सी है, यदि इसमें से इसको घटाऊं तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, क्या बचेगा a, और ये क्षमता कितनी है, 6 में से 3 गए 3, मतलब a की क्षमता कितनी है 3, और काम कितना करना है 360। तो आप कितने दिन लेंगे, दिन कितने लेंगे 360 बटे 3, 120 दिन। इस तरीके से करिए काम। समय चाल समय किससे करना चाहिए, हमेशा क्षमता से करना चाहिए। क्षमता से क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 37वां, कहता है ये व्रत है, इस व्रत में ये इसका व्यास है, और ये ए बी सी और ये डी सी डी, और ये 130 है, ये x है, ये y है, ये 120 है। कहता है x और y का मान बताओ। देख लिए चक्रीय चतुर्भुज है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं, तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, x प्लस 130 बराबर 180। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। x बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 130, और ये आ गया 50। इसी प्रकार y प्लस 120 बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 120, कितना आ गया 60। तो x का मान 50 और y का मान 60, ये इसका सी आंसर इसमें दे रखा है सही। अब आप अपने पेपर के हिसाब से देखिएगा, ऑप्शन भी आगे पीछे कर देते हैं, क्वेश्चन भी आगे पीछे करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं हर पेपर में क्वेश्चन को बोलता हूं, और जब क्वेश्चन बोलता हूं तो आप उसमें से देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन सही, वो कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं। हो सकता है मेरे में 5वां हो, आपके में 15वां हो, तो ये भाषा से देख समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 38 15 बटे √10 √20 √40 माइनस √5 और √80। या ध्यान दीजिएगा, ये तो 15 √10 प्लस इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 वर्गमूल 5 आएगा, क्योंकि 2 तो 2 बार आ जाएगा, 5 रह जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे 8 पंजे 40 होते हैं, तो ये 2 √10 आ जाएगा, 2 नहीं 2 दूनी 4 4 दाई 40, बिल्कुल सही 2 √10। ये √5 और 16 पंजे 80 होते हैं, तो 4 √5 आ जाएगा। वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। 15 बटे 2 √10 और 1 √10, 3 √10, 2 √5 प्लस के और 5 √5, 1 4 और 1 5, 4 √5 माइनस के और 1 √5 माइनस का कितने हो गए, 5 √5 माइनस के और 2 √5 प्लस के, तो माइनस के 3 √5। 3 कॉमन निकाल के काट दो, 5 बटे √10 माइनस √5, √10 प्लस √5 का ऊपर गुणा, √10 प्लस √5 का नीचे गुणा। ऊपर तो आ गया 5 √10 प्लस √5, और नीचे a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग √10 का वर्ग 10, 10 में से 5 के 5, अब 5 से 5 कट गया। कितना आंसर दिखा रहा है, अब देखिएगा इन दोनों में √5 कॉमन ले सकते हैं, इससे ही कर रखा है उसने, तो कितना बचेगा √2, क्योंकि रूट के अंदर आ जाएगा, 5 दूनी 10, बिल्कुल सही आ रहा है। कॉमन लेने का तरीका देख लीजिएगा, और ये 1, तो इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर ए सही है इस बुकलेट के हिसाब से। 39 x माइनस 2/x और x² प्लस 2 प्लस 4/x² का मान क्या होगा। ये देखना, ये a माइनस बी
ये a माइनस बी है, ये a का स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये b का स्क्वायर है, देख लो आप 2/x का स्क्वायर, और ये प्लस ए बी है, ए बी, इन दोनों का यदि गुणा करें तो x से x कट जाएगा, प्लस का ए बी प्लस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, a का मान x, x का क्यूब माइनस 2/x का होल क्यूब, कितना आ गया, x क्यूब माइनस 8/x क्यूब। इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर बी है इस पेपर में। अब आप आइए 40वें पर, 40वां क्वेश्चन क्या कहता है। 40वां कहता है पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्यू एक्स 12x, x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और मासा कितना है, मासा है 4x, x माइनस 2। तो लासा पूछा है एलसीएम, पिछले पेपर में भी आ चुका है, सब पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन जरूर। पहला व्यंजक गुणा दूसरा बराबर HCF इंटू एलसीएम। पहला ये रहा 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दूसरा 12x, x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 4, और HCF कितना है 4x, x माइनस 2। एलसीएम निकालना है। अब देखिएगा, मैं भागी तो करना पड़ेगा, गुणा में तो 4 से 4 कट गया, एक x से एक x कट गया, और x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कट गया। अब जिस रूप में होगा वो मुझे रूप ढूंढना पड़ेगा। देखना 12x और एक x, ये रहा 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका सी आंसर दे रखा है, ये आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 41 कहता है 41 क्वेश्चन है कि 24,000 रुपए 10% ब्याज है, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जबकि ब्याज कैसी है, प्रति छमाही जोड़ा जाता है, प्रति छमाही। जब भी ब्याज छमाही हो, हाफ ईयरली जिसे बोलते हैं, तो एनुअली कैसे करेंगे, दर का तो कर देते हैं आधा और समय का कर देते हैं दूना, 3 वर्ष हो गया। दर का आधा और समय का दूना। और जब क्वार्टरली हो, जिसे बोलते हैं तिमाही, एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो दर का कर देते हैं चौथाई और समय का कर देते हैं 4 गुना। अब इसका हमें निकालना क्या था, इसकी कहता है ब्याज निकालो, सच कह रहा है ब्याज निकालो। और कैसी ब्याज है, ब्याज निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। मैंने 24,000 का 5% निकालना है। अब पहले 10% था, 5% निकालना है। यदि आप ध्यान दें, खटाखट करना चाहें, 10% पे कितनी ब्याज आ रही है, 10% पे तुरंत आप कह दोगे 1/10 करना है, 1/10 करना है तो 0 उठा दोगे, 2400 आ जाएगी। तो 5% पे कितनी आ रही होगी, 1200। और यदि आप नहीं मानोगे तो मैं तो ऐसे लिख के दिखा दूंगा, 24,000 इंटू 5/100, इससे ये कट गया, 24 पंजे 120, 1200। लेकिन टेक्निक सोचिए आप, 10% का मतलब मैंने 10वां भाग बोला था, 1/10, 1/10 का गुणा करेंगे तो 2400 आएगा। अब ये 5% है तो इसका मतलब 1200 ही तो आएगा। तो 1200 कितनी बार लिखना है, 3 बार से, 1200, 1200 और 1200। अब यहां पर जो ब्याज लगेगी वो इस 1200 पर लगेगी। 5% का मतलब होता है 1/20। क्यों, 5/100 करके देख लो आप, 20 बार कटेगा, 1/20। तो इसका मुझे 5% निकालना है, इसका 5%। तो 20 का भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग करूंगा, कितना आएगा 60। तो 2400 पे कितना आएगा, जब 1200 पे 60 है तो 2400 पे कितना होगा, 120। अब इस 60 पे निकालेंगे, मतलब यहां से एक को छोड़ के यहां से करते हैं। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्यों का त्यों होता है। अब इस 60 पे निकालेंगे, 60 का 1/20 करेंगे तो 20 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो
3600 तो ये आ गई, 180 ये आ गई और 3 ये, सबों को जोड़ दो। 3600 और 180 3780 और 3780 और 3 3783। कितनी ब्याज हो गई? 3783। कितना शानदार टेक्निक आपको सिखाइए चक्रवृद्धि ब्याज की। नो कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन काम, कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे आते हैं, अगला क्या कहता है? अगला कहता है 42, कहता है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की घात 4x, इसका मान बताओ। यदि आप ध्यान दो, इसको इधर ले जाओ तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा? साइन एक्स बराबर, इसको इधर ले गए 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना है? साइन एक्स, मतलब इस कॉस स्क्वायर का कितना लिखूंगा? साइन एक्स, और इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का मान कितना है? साइन एक्स, उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1। यही तो दे रखी है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होती नहीं है, दे रखी है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। अगला क्वेश्चन 43 कहता है 5,5 10, के और -5,1 संरेख है। हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, ये संरेख है। तो मैंने तो आपको शानदार तरीका सिखाया था, इसकी प्रवणता बराबर इसकी प्रवणता, और जब इसकी प्रवणता निकालेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इसकी प्रवणता निकालिए 1 माइनस के -5 और -10, के -5 बटे 5, 1 माइनस के बटे -15, 5 3 15, माइनस का 3 है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई -3 के प्लस 15 बराबर 1 माइनस के को इधर लाओगे, प्लस का के माइनस के 2 के, और इसको इधर ले आओगे, 1 में से 15 गए माइनस के 14, और के बराबर कितना आ गया? 7। देखो के का मान 7, इसका आंसर इसमें बी है। अगला कहता है 44वां 44 क्या कहता है? 44 आपसे कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का जिसकी परिधि 11 भाई 11 भुजा वाले वर्ग के बराबर है। सुनिएगा, 11 भुजा वाला वर्ग, 11 भुजाएं वर्ग की, तो क्या कहता है? जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। ठीक है भैया, जिसकी परिधि जो है 2πr जो है 11 भुजा वाले वर्ग के बराबर है। ये नहीं कह रहा इसके परिमाप के बराबर है, 11 भुजा वाले वर्ग के बराबर है। 2 गुणा 22/7 इंटू r बराबर 11, 11 दूनी 22, r बराबर 7/4। अब क्या कहता है? तो क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल कैसा भी वृत्त हो, मैं आपसे बात है πr² होता है 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4, और कितना आ गया? जरा गौर करिएगा, इससे ये कट गया। अब इंग्लिश इसकी पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल ध्यान से। देखो इंग्लिश में देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसमें सही लिखा है। यदि यहां के हिसाब से देखो तो ये गलत है, हिंदी में नहीं लिखा। 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर लिखना चाहिए था, अब वो छपना रह गया है। तो आप इंग्लिश वाले में देख लेंगे, लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं होगा, यहां पर ये गलत है। इसका मतलब 2πr किसके बराबर होगा? जब 11 उसकी भुजा है तो परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग 4x, और हो जाएगा 44, और 2 गुणा 22/7 इंटू r बराबर 44, 22 44 से 44 हटे, r बराबर 7। अब त्रिज्या 7 आ गई तो एरिया क्या होता है? बिल्कुल यही फॉर्मूला। आप भाषा कभी भी ऐसा कुछ हो तो आप बराबर में इंग्लिश भी लिखी होती है, r इसका 7 गुणा 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अब इसका आंसर इसमें बी है। अब आइए 45वां क्वेश्चन आता है। 45वां क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन v बराबर 448 पाई है, त्रिज्या उसकी 7 है, तो उसका वक्र पृष्ठ बताओ। क्या बताओ? वक्र पृष्ठ बताओ। वक्र आयतन होता है πr², बेलन है, बेलन πr²h, 448 पाई, पाई से पाई कट गया।
आर का मान 7 है, 7 गुणा 7 इंटू एच बराबर 448, 7 छिंग 42, 7 चौक 28, एच बराबर 1 मिनट लंबर ते बेलन, उसका वक्रपथ याद करना है। 1 मिनट दोबारा देख लें आप, 7 गुणा 7 है, 7 का भाग करा 7 छिंग 42 और 7 चौक, बिल्कुल सही है, 64/7। ये तो ऊंचाई आई। उसने पूछा है वक्रपृष्ठ, और वक्रपृष्ठ क्या होता है? वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7 इंटू आर, आर के लिए 7 इंटू एच के लिए 64/7, 7 से 7 कटा, और इसमें आंसर आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा देखना पड़ेगा आपको। 300, 1 मिनट, 2 22 दूनी 44, आप हल कर लो, कट तो रहा नहीं है, और कट नहीं रहा तो पॉइंटों में कोई दे नहीं रखा, हम गुणा करके देखते हैं। 2 गुणा 22 चौक 88 का 8, 8 हासिल, 22 छिंग 132 और 8 140/7, 2816/7, 7 चौक 28। भैया इनमें से कोई नहीं आंसर दे रखा है, मैं दोबारा एक बार चेक कर लेता हूं इंग्लिश में भी। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 448 पाई, ठीक है, सिलेंडर का है, और कहता है एंड हाइट। अब देखो ये दिक्कत है, अब अंग्रेजी में आप देखना पेपर में कितनी बड़ी गलती आ रही है। अंग्रेजी में लिख रहा है हाइट और हिंदी में लिख रहा है त्रिज्या। यदि आप इसके हिसाब चलोगे हिंदी से तो गड़बड़ है ये, तो इसलिए देख लेना चाहिए, इसीलिए नहीं आता। ये हाइट है, इसका मतलब हाइट। अब देखो कितनी बड़ी गलती है। अब ये 7 गुणा 7 यानी लगेगा r² इंटू 7, और 7 से कट गया 64 बार, 64 बार, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ गया, देख लो तुरंत हो गया। तो पेपर में देखिएगा, पेपर में ऐसे आया है, इंग्लिश में तो हाइट लिख के आई है और हिंदी में त्रिज्या लिख के आई है, गलत छप गया है। आगे देखिए, आप वक्रपृष्ठ निकालना है, और वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एस, 2 गुणा 22/7 इंटू आर का मान 8 इंटू एच का मान 7, 7 से 7 कट गया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का 2, 3 हासिल 16 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। वो तो अच्छा हुआ मैंने इंग्लिश में पढ़ लिया, नहीं तो हिंदी में जो मैंने करा था वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई कुछ नहीं करना था, ठीक है। अब देखिएगा 46वां क्या कहता है, 46 पे आ गए। 46 कहता है कि दो संख्याओं का योग 11 है, मतलब दो संख्याओं का योग 11 समझ गए, और उनका गुणनफल AB बराबर 30 है। तो संख्याएं ज्ञात की है, सोचो ना क्यों करने की कोशिश करो, मैंने पीछे भी सिखाया था टेक्निक, यहां फिर सिखाना चाहूं। दो संख्याओं का योग और 30 के पहले गुणनखंड कर लो। 30 के आप क्या कर सकते हो, 2 का 15 में गुणा, वो तो 11 से ज्यादा योग हो जाएगा। उसके बाद आपने करा बहुत तरीके, 10 3 30 करा, 13 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर कैसे बोलूं, मैं तो सब तरीके सिखाऊंगा आपको। अब 6 पंजे 30 और 6 और 5 11, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ए का मान कितना आएगा 6 और बी का मान 5। देखो यही आंसर आ रहा है 6 और 5 कॉमा। तो अब देखिएगा, यदि आप चाहो करना तो आपको मैंने एक तरीका सिखाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप इससे कर लो, इसका मान कितना है 11 का 100, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं पेपर में आपको। 1 a माइनस बी बराबर 1, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 2a बराबर 12, a बराबर 6 और a का मान 6 लाओ तो b बराबर 5। लेकिन ऐसे हम नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट सोचेंगे, जो तरीका मैंने पीछे भी आपको सिखाया था। अगला 47 कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा का स्क्वायर 4√3, √3 से √3 कट गया, x² बराबर 16, x बराबर 4, भुजा 4 आ गई। कहता है उसका परिमाप बताओ, पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मीटर, हिंदी में लिख दूं पूरा परिमाप क्या होता है, 3x, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, x 3x और 3 × 4 बराबर 12 सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर। अगला क्या कहता है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, तो 3 घंटा, तो वह 3 घंटा 20 मिनट में कितना कोण घूमे। भैया 24 घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर, तो 1 घंटे में कितना लाएगी, 1/24, पक्की बात है। अब कहता है 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट होता क्या है, 3 घंटा तो पूरा, और 20 मिनट का मतलब 20 मिनट को घंटे मतलब लो 20/60, तो 3 सही 1/3,
3 सही 1/3, 3 3 9 और 1 10, 10/3 घंटे में कितना घूमेगी? 1/24 इंटू 10/3। और जरा काटा पीटी कर लें। अरे कोण पूछा है, गलती कर गए। 24 घंटे में एक चक्कर का मतलब 360 अंश। उसने ये नहीं पूछे कितना चक्कर, नहीं पूछा है, अंश पूछा है। जब एक चक्कर पूरा करती है 360 अंश और 360 करती है तो यहां 360 आ जाएगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। और 360 यहां पे भी आ गया। हमने भाई कुछ करा नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से कर दिया है। अब जरा ध्यान दें, बहुत ध्यान से देखिएगा। कितना आ गया? 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 3 9, 9 पंजे 45 और 5 दाई 50 अंश। कितने अंश घूमेगी? 50 अंश। जब चक्कर काट रहा होता, खाली चक्कर पूछे होते तब तो मैं एक ही लिखता। अब मैंने लास्ट में पढ़ा कि उसमें अंश पूछे, तो एक चक्कर में कितने अंश होते हैं? 360। मैंने बस 360 लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 49 साइन थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिएगा, साइन थीटा तो ज्यों का त्यों, कॉस 90 प्लस किस में आएगा? दूसरे में कॉस माइनस का होता है और कॉस 90 पे साइन हो जाता है। साइन 180 माइनस किस में जाएगा? ये जाएगा तीसरे में, और दूसरे में साइन प्लस का होता है। 180 पे नो चेंज। साइन 180 प्लस किस में आएगा? तीसरे में माइनस का होता है। 180 पे नो चेंज साइन थीटा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना गया? 0। अब 50वां क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन रिपीट तक हो रहे हैं, 5 साल में ही देख लीजिए आप। ये पीछे भी आ चुका है। आगे देखिए, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान क्या होगा? और देखिए सब किस में दे रखे हैं? mn के पदों में दे रखे हैं। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये m प्लस n और m माइनस n होगा कि माइनस n। अब m प्लस n इसको जोड़िए, साइन से साइन कट जाएगा, m प्लस n निकालना है, साइन से साइन कट गया, 2 tan थीटा। और इसमें से m माइनस n का मान निकालना, इसमें से इसको घटाओगी तो ये तो कट जाएगा, और एक साइन और एक साइन कितने आएंगे? 2 साइन थीटा। कितना आ गया? 2 दूनी 4 tan थीटा और साइन थीटा। अब हमें निकालना क्या है? ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सारे ऑप्शन दे रखे हैं mn के पदों में। आप देख लीजिएगा, ऑप्शन भी जरूर देखने चाहिए। mn इन दोनों का गुणा करूंगा तो एक बार ये जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब टेन स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन ले लिया? साइन स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना था? टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके वैल्यू देखनी थी, किसके बराबर है? क्या ये बराबर है? दिखाई दे रहा है? नहीं, इस पे स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां से स्क्वायर हटाना है, तो दोनों वर्गमूल लीजिए। अब ये तो आ गया, लेकिन इसमें 4 है क्या? इसमें 4 है? नहीं है, 4 का दोनों और गुणा कर दिया। अब देखिएगा क्या ये इसकी ये और ये बराबर है कि नहीं है? बराबर है। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 4√mn। ये आ गया। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। अब आपने देखा इन पेपरों को, इन पेपरों की खासियत देखिएगा। आपने कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, कितने क्वेश्चन पिछले पेपरों में आ चुकी। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2015 से लेकर और 2019 तक के पेपरों को खूब अच्छी तरह कर लें, खूब अच्छी तरह। बाकी मैं टॉपिक को अभी मिक्स करके, सब मिक्स करके डालूंगा, अगली वीडियो आएगी। और ये सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटेक्निक लेवल तक के लिए ही है, ये ट्रिक हर जगह काम करेंगी, क्योंकि माइंड को सोचने वाला बनाना है। तो इसका ध्यान रखें आप इन पेपरों को खूब अच्छी तरह, एक एक पेपर को ध्यान से एक ही दिन में बैठे आए करने बैठ जाएं, अपने फोन को चालू करें और जहां दिखे रिपीट करना हो दोबारा रिपीट करके देखें, क्योंकि मैं बड़े आराम से समझाता हूं।
एक एक बात आपको क्लियर करता हूं। और फिर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट्स बॉक्स में करें, उसकी फिर वीडियो आगे आती रहेंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।